गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने लास्ट वीडियो में डायनेमिक लिफ्ट के अंदर एक पार्ट पढ़ा था, एरोफॉइल या सिंपली एयरफॉइल। एयरफॉइल मीन्स एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है वो जब एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो उसमें कैसे ऊपर की ओर फोर्स लगता है और पूरा एयरक्राफ्ट ऊपर हवा में बना रहता है, ये हमने पढ़ा था। एयर लिफ्ट एक तरीके से हमने पढ़ा था, डायनेमिक लिफ्ट के अंदर का ही एक पार्ट। आज हम डायनेमिक लिफ्ट में ही एक अलग पार्ट पढ़ेंगे, मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट आपको बता दूं, मूविंग ऑब्जेक्ट जो एयर के से पास हो रहा होता है उसमें एयर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगता है और जिसके कारण वो हवा में बना रहता है, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक लिफ्ट। अब इसमें आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नस इफेक्ट, या एक मूविंग बॉल है, स्पिन करता हुआ घूमता हुआ बॉल है और वो एयर से पास होता है तो बॉल स्विंग हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, अपने पाथ को हवा में ही वो जब चेंज कर लेती है, यानी अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके हवा में ही अपने पाथ को चेंज कर लेती है, इस घटना को कहते हैं बॉल का स्विंग होना। या आपने क्रिकेट में कमेंट्री में कई बार सुना होगा कि बॉल स्विंग कर रही है, यानी हवा में ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ये क्यों होता है? ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। और प्रेशर डिफरेंस कब आता है मूविंग बॉल में? जब उसमें रोटेशन चालू हो जाता है, यानी एक मूविंग बॉल है और वो रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है। तो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। ये डायग्राम बना रखा है, ये आपका बॉल है, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये हवा है, ये हवा की रिलेटिव वेलोसिटी दिखाया हुआ है। हवा भले रेस्ट पर हो, लेकिन जब ये मोशन इधर करेगा तो हवा की रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट होगी। ऐसे नीचे से भी अपोजिट डायरेक्शन में हवा की वेलोसिटी होगी। अगर ये मूव ना, ये अगर रोटेट ना कर रहा होता, स्पिन ना कर रहा होता, फिर तो जितनी वेलोसिटी ऊपर की होती उतनी ही वेलोसिटी नीचे की होती। और जब इक्वल वेलोसिटी होती तो फिर यहाँ का जो प्रेशर है P1, जैसे यहाँ प्रेशर है, यहाँ P2 प्रेशर है, तो ऐसी कंडीशन में P1 = P2 आता। क्यों? क्योंकि V1 = V2 है। लेकिन जब ये स्पिन कर रही है तब आप देखो कि यहाँ अपर पार्ट बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है और ये तो इधर जा रहा है और ऊपर की जो एयर है वो इस तरफ जा रही है, यानी एक इस बॉल का ऊपर का पोर्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एयर अपोजिट है, तो इसके रिस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन अपर पार्ट ऑफ बॉल V1 विल बी मोर। और अब नीचे आप देखोगे तो जिधर एयर जा रही है उधर ही ये भी रोटेट कर रहा है, यानी लोअर पार्ट की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन वही है जो एयर के मोशन की डायरेक्शन है। तो ये V2 जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर एट लोअर पार्ट, V2 विल बी लेस। तो अब आप ऐसे केस में लिख सकते हैं कि V1 > V2। अब V1 जब ज़्यादा है और V2 कम है तो सीधी सी बात है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। तो P1 < P2, इसका मतलब P2 ज़्यादा हो गया और P1 कम। जहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें ऊपर की ओर फोर्स, यानी कि प्रेशर जिस साइड ज़्यादा होगा उस साइड से ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा आया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो उसमें ऊपर की ओर एक लिफ्ट मिलने लगेगा। तो जो बॉल है वो बॉल को जब फेंका गया और उसका प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप ट्रेस बैक करोगे, अंदाज लगाओ भाई ये बॉल यहाँ आके गिरनी चाहिए, फला जगह पे इसको आके गिरनी चाहिए, लेकिन उसमें तो एयर लिफ्ट लग रहा है। स्पिन करते रहने के कारण उस पर एक प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, और जब फोर्स लगता है तो हवा में जिस जगह गिरनी चाहिए वो वहाँ गिर ही नहीं पाती। आपको लगता है कि ये बॉल वहाँ इतनी हाइट पे है तो यहाँ आके गिरेगी, बट ऐसा नहीं होता, आप धोखा खा जाते, वो थोड़ा और आगे आके गिरती है। तो उसको जब स्पिन करा के बॉलर फेंकता है तो लगता है टारगेट की भाई अपने से 4 फीट या 5 फीट पहले बॉल गिरेगी, तो बैट्समैन उसको टारगेट करके और बॉल को हिट करने की पोजीशन बनाता है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट क्या होता है कि बॉल वहाँ ना गिर के आपके
पैर के पास आके वो गिरती है और आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ आके गिर सकती है, क्योंकि उसको एयर लिफ्ट मिल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा दूरी तक चला जाएगा। फिर इसके बाद उसकी डायरेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके से स्पिन कर रही है। एक है कि वर्टिकल स्पिन है और एक है कि कुछ थोड़ा सा टेढ़ा एंगल के साथ स्पिन हो रहा है। अगर वो टेढ़ी स्पिन करती हुई बढ़ रही है तो फिर तो लेफ़्ट एंड राइट में भी वेरिएशन आएगा, हाइट के साथ साथ लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन में भी डिस्टेंस में वेरिएशन पड़ जाएगा। बिल्कुल अंदाज़ नहीं पड़ेगा कि बॉल किस जगह पे गिरेगी, गिरने के बाद किधर उछलेगी, ये और कन्फ्यूजन होता है। इसलिए स्विंग बॉल को खेलना काफ़ी टफ होता है। तो ये एयर लिफ्ट का ही यानी कि डायनेमिक लिफ्ट का ही एक एग्जाम्पल हुआ। इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इस बॉल के केस में मूविंग बॉल के कारण जो एयर लिफ्ट लगता है, जो अब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। और इसके पहले हमने पढ़ा था एरोफॉइल, यानी एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं, उनको हमने पढ़ा था। अब इसी में एक चीज़ हम पढ़ते हैं आपके बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन में, हार्ट अटैक का, और ये एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है। कॉज ऑफ हार्ट अटैक, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है तो भाई उसकी वजह क्या है। तो आप जनरली क्या जानते हो आप हार्ट अटैक के बारे में? भाई आप हार्ट अटैक के बारे में ये जानते हो कि ज़्यादा दूध घी खाया और मेहनत नहीं किया, तो दूध घी खाया तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और उसका खून जैसे कि गाढ़ा हो गया, या उसके अंदर की आर्टरीज में उसके जहाँ जो जिससे हो के ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरीज की इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो हो गई पतली। भाई इतनी मोटी आर्टरी चाहिए, इतनी मोटी आर्टरी सपोज अब आपकी है नेचुरली और होनी चाहिए, लेकिन उसके इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, यहाँ नीचे ऊपर और नीचे कोलेस्ट्रॉल, तो हो गई पतली। और भाई ब्लड तो आपके उतना ही है, ब्लड तो आपका कम हुआ नहीं है और हार्ट को उसको पंप करना ही है। तो अब देखो क्या होता है, पूरे ऐसा नहीं पूरी आर्टरी में ऐसा हो जाता है कि हर जगह जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, कहीं ज़्यादा जमा हो जाता है। तो किसी जगह पर मान लो कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, हार्ट के आसपास कहीं भी कोलेस्ट्रॉल किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा जमा हो गया, तो आर्टरी जो इतनी मोटी थी वो आर्टरी हो गई नैरो, पतली हो गई, उस खास जगह पे पतली हो गई। बाकी तो चौड़ी है, मोटी है, यहाँ जैसे मोटी है यहाँ पतली और यहाँ फिर मोटी है। जिस जगह भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, ठीक है, वहाँ एक पपड़ी जमा हो जाएगी, जैसे आप हिंदी में कह सकते हो भाई पपड़ी जमा हो गई, वहाँ पतली हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण जब आर्टरी आपकी पतली हो गई तो ब्लड तो उतना ही आ रहा है फ्लो होता हुआ, यानी पर सेकंड जितना वॉल्यूम ब्लड का गुजरना है वो तो वहाँ से भी गुजरेगा जितना कि वो चौड़ी जगह से गुजर रहा है। तो चौड़ी जगह से जहाँ से ब्लड जितना गुजरा, पतली जगह से भी वो सारा ब्लड उतने ही टाइम में निकलेगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी वहाँ स्पीड से ब्लड आगे बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, जैसे पानी बह रहा है किसी पाइप से और अचानक आप दबा दो, पाइप कम हो तो क्या होगा कि धार पतली हो जाएगी लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर चौड़ा है पाइप तो उसकी धार मतलब पानी बहने की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल जिस जगह जमा हो गया वहाँ नैरो हो गई आर्टरी, और जब आर्टरी नैरो हो गई ऐसी कंडीशन में वहाँ ब्लड के बहने की स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी अभी हमने पढ़ा है, इसके पहले भी हमने पढ़ा वीडियो में, जहाँ स्पीड ज़्यादा है, कोई भी लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड ज़्यादा है, प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, हमारी बॉडी के बराबर ही है, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपकी आर्टरी के बाहर यानी आपकी नसों के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, लेकिन आर्टरी में अचानक स्पीड बढ़ गई ब्लड फ्लो की, तो स्पीड बढ़ने से आर्टरी के उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पे के ब्लॉकेज हुआ है, जिस जगह पे मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा है, उस पर्टिकुलर जगह पर स्पीड बढ़ने के कारण प्रेशर कम हो गया, जबकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जब वो ब्लॉक हो गया और पीछे से आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और यहाँ ब्लॉक हो गया, तो यहाँ ब्लड पीछे के साइड इकट्ठा होने लगेगा। जब पीछे का ब्लड बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो इस पर फोर्स आ जाएगा और अचानक ये इसका मुंह खुलेगा।
अब जब मुंह खुलेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड को आगे जाना है, तो और ही ज़्यादा स्पीड से आर्टरी से ब्लड निकलेगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी यहाँ से ब्लड निकलने की, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, फिर से मुंह बंद हो जाएगा, फिर से ब्लड पीछे इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा तो फोर्स बढ़ेगा, अचानक मुंह खुलेगा, ब्लड तेजी से जाए, फिर बंद। यानी ये बार बार आर्टरी वहाँ बंद होगी, खुलेगी, फिर बंद होगी, फिर खुलेगी, फिर बंद, फिर खुलेगी। यही हार्ट अटैक है। यही कारण किसी को हार्ट अटैक आता तो बार बार ऐसे पकड़ता है हार्ट को कि कुछ हुआ, फिर थोड़ी राहत मिलती, फिर थोड़ी देर में वो पकड़ता है, फिर राहत मिलती, फिर ऐसा कई बार उसको होता रहता है, और ऐसे में फिर जान भी जा सकती है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक रिस्क है इसमें। सिर्फ इतना ही हार्ट अटैक नहीं है, कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो उसकी पपड़ी जमा है इनर वॉल पर, तो बार बार ब्लॉकेज होने खुलने, ब्लॉकेज होने खुलने, इस घटना बार बार होने, कई बार उसके छिलके निकल जाते हैं। यानी वो जो क्लॉट होता है वो अचानक से वहाँ से हट जाता है, और उस आर्टरी के अंदर अंदर छोटे छोटे टुकड़े उस क्लॉट्स के आगे बहने लगते हैं। अच्छा, बहते बहते कहाँ जाएंगे? आर्टरी, एक आर्टरी से दूसरी आर्टरी ओपन, दूसरी से तीसरी, यानी वो ट्यूब आपस में कनेक्टेड होती है। तो कोई तो मोटी आर्टरी होगी और कोई उससे फिर पतली आर्टरी निकलेगी, उससे एक पतली सी आर्टरी निकलेगी ऐसे। तो उस पतली आर्टरी के मुंह में जाके वो क्लॉट, जो कि वो कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े थे छोटे छोटे, जो कि बार बार खुलने बंद होने से वहाँ से उखड़े हैं, वो छोटी आर्टरी के मुंह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और वो पूरी की पूरी वो आर्टरी जिसमें ब्लड जाना चाहिए वो एकदम मुंह ही उसका बंद हो गया। यानी अब उसमें ब्लड पहुँचेगा ही नहीं। तो जिस भी अंग में, जिधर भी उस नस में वो क्लॉटेज जमा हो गया उसके मुंह पे ही, पतली आर्टरी के, तो वहाँ ब्लड पहुँचेगा ही नहीं। और जब आगे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऐसी कंडीशन में वो पूरा अंग ही बेकार हो जाएगा, और फिर हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ता है, और ऐसे में हार्ट फेल हो जाता है, और यही हार्ट अटैक है। तो ये दो तरीके से होता है। मेन प्रिंसिपल तो आपको समझा ही दिया है बर्नौली थ्योरम के थ्रू कि वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा, प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, वो उसका मुँह बंद हो जाएगा, फिर पीछे से जो ब्लड आ रहा है उसके फोर्स फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। ये बार बार होगा। और ये डेंजरस कब होता है? जब उसके क्लॉटेज, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल के छिलके जो जमा थे वो जाके किसी पतली नस के मुंह में इकट्ठा हो जाते हैं और कंप्लीट मुंह बंद हो जाता है। ऐसे में फिर बड़ा अटैक आता है और लाइफ में रिस्क भी आ जाता है।